गुड मॉर्निंग एवरीवन। ऑडियो वीडियो क्लियर है आप लोगों तक? हाँ जी। तो सर अभी तक हम लोगों ने 7 पार्ट्स कर लिए थे, उसके बाद आज हम लोग पार्ट 8 के क्वेश्चंस करेंगे, ठीक है? अभी तक हम लोग देखें तो पॉलिटी के क्वेश्चंस कर लिए थे, ज्योग्राफी के क्वेश्चंस कर चुके हैं, हिस्ट्री के क्वेश्चंस कर रहे हैं। हिस्ट्री हमारा थोड़ा सा वास्ट पोर्शन पड़ जाता है। हिस्ट्री में हमको आपका पार्ट कर लिए थे, उसके बाद पार्ट 8, ठीक है? हिस्ट्री में हमारा आपका एंशियंट भी आ जाता है, मिडिवल भी आ जाता है, मॉडर्न भी आ जाता है। इसी तरह से ज्योग्राफी भी एक वास्ट पोर्शन है, एक लंबा सिलेबस कवर होता है ज्योग्राफी एंड हिस्ट्री में, ठीक है? इसीलिए आज भी जो क्वेश्चंस रहेंगे वो ज्योग्राफी प्लस हिस्ट्री के मर्ज रहेंगे, तो उन दोनों सब्जेक्ट्स के आज क्वेश्चन करेंगे। नेक्स्ट क्लास से फिर हम लोग जनरल साइंस के भी क्वेश्चन इनटेक करना स्टार्ट कर देंगे। तो इसी सीक्वेंस में आपको भी सब्जेक्ट्स कंप्लीट करने हैं। पॉलिटी से आपको बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक्स अगर मैं बताऊं तो एक फंडामेंटल राइट्स और एक प्रेसिडेंट वाला पार्ट जरूर जरूर करना है। ये आपके एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है? ज्योग्राफी से आपको क्या करना है? ज्योग्राफी से आपको सोलर सिस्टम वाला पार्ट जरूर रेडी करना है। सोलर सिस्टम बहुत इंपॉर्टेंट होता है। उसके अलावा जो नेशनल पार्क, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, बायोस्फीयर रिजर्व, ये वाला पोर्शन है, इससे क्वेश्चन बनते हैं ज्योग्राफी में। हिस्ट्री से अगर आप देखोगे, हिस्ट्री से जो सदर्न इंडिया वाला पोर्शन है उससे क्वेश्चन हाल फिलहाल में देखने को मिल रहे हैं, ठीक है? या फिर अगर आप मॉडर्न इंडिया देखो, मॉडर्न हिस्ट्री, ठीक है? मॉडर्न हिस्ट्री आफ्टर अराइवल ऑफ गांधी, गांधी के बाद का जो पोर्शन है 1915 में, जब गांधी के बाद का जो पोर्शन है वो आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। जनरल साइंस की अगर मैं बात करूं, ठीक है? अच्छा, हिस्ट्री में आपका एक बुद्धिज्म जैनिज्म वाला जो पार्ट है, बुद्धिज्म जैनिज्म वाला, वो भी इम्पोर्टेंट पार्ट है। साउंड कम लग रहा है क्या? अभी ठीक लग रहा है कि नहीं लग रहा है? अभी ठीक है? आप लोग ईयरफोन यूज करते हैं कि नहीं करते हैं? ईयरफोन यूज करा करिए। ओके। जनरल साइंस में एक जो डिसीजेस वाला पार्ट है उसको जरूर करें। एसआई यूनिट्स वाला पार्ट जरूर करें। बायो से डिजीजेस वाला पार्ट इंपॉर्टेंट है। फिजिक्स से जो एसआई यूनिट वाला पार्ट है वो इम्पोर्टेंट है। और उसके अलावा जो गैसेस वाला पोर्शन है, मिनरल्स एंड देयर ओर्स वाला जो पोर्शन है केमिस्ट्री से, ये इम्पोर्टेंट है, ठीक है? तो ये आपका जीके का जो डिफरेंट डिफरेंट सब्जेक्ट्स हैं उससे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो जो आपके एग्जाम में पूछ सकता है वो ये है, ठीक है? इकोनॉमी से मान के चलो सवाल नहीं आते है ना, आते तो इक्का दुक्का आ जाएगा, अदरवाइज इकोनॉमी लगभग लगभग गायब दिखती है आपके एग्जाम में। तो जो जीके के 5 सब्जेक्ट है उनमें से 4 के क्वेश्चन मैंने यहाँ पर मेंशन कर दी, जो जो इम्पोर्टेंट टॉपिक है। मैंने ऐसा नहीं कहा कि क्वेश्चन इसी में से आएंगे, मैं ये कह रहा हूँ ये आपका इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। जनरली अगर आप क्वेश्चन देखोगे तो यहाँ से देखने को आपको मिल जाएंगे, ठीक है सर? चलो, तो इसी के साथ अब स्टार्ट करते हैं आज के क्वेश्चन।
जैसे क्वेश्चन नंबर 1 की अगर हम बात करें तो क्वेश्चन नंबर 1 कहता है हु फाउंडेड द पाला एम्पायर। आपको याद होगा हम लोगों ने द ट्राईपार्टाइट स्ट्रगल पढ़ा था। ट्राईपार्टाइट स्ट्रगल में कहा था तीन पार्टीज थी, गुर्जर प्रतिहाराज, राष्ट्रीय कुटाज और पालाज। तो जो पाला एम्पायर है उसका फाउंडर कौन था? देवपाल, धर्मपाल, ध्रुवा या फिर गोपाल। हाँ, तो पाला डायनेस्टी का फाउंडर कौन है? तो करेक्ट आंसर इज गोपाला। ठीक है, पाला डायनेस्टी का आपको फाउंडर कौन मिलेगा? पाला डायनेस्टी का फाउंडर है गोपाला। ठीक है, 8 to 12 सेंचुरी तक लगभग लगभग ये आपका डायनेस्टी रन करती है। और इधर जो बिहार वाला पोर्शन है, पाटलिपुत्र में इनकी कैपिटल थी, और इनका इन्फ्लुएंस बंगाल से स्टार्ट होता था, और ये कन्नौज पे स्ट्रगल कर रहे थे। ठीक है, बाकी अदर की तरह ये भी कन्नौज के लिए स्ट्रगल कर रहे थे। इनके जो दूसरे राजा आएंगे धर्मपाल, उनके टेन्योर में तो पालाज अपनी पीक पर पहुंच जाएंगे। ठीक है, लैंग्वेजेस इनकी संस्कृत, प्राकृत और पाली बोली जाती थी। पाला इवन एक संस्कृत वर्ड है। पाला मतलब पालने वाला, पालनहार करने वाला, मतलब प्रोटेक्टर। ठीक है, और रिलीजन कौन सा फॉलो हो रहा है पालाज में? महायान बुद्धिज्म आपको देखने को मिलेगा। ठीक है, महायान बुद्धिज्म देखने को मिलेगा पाला अंपायर में। तो फाउंडर इंपॉर्टेंट है, फाउंडर पूछ सकता है गोपाला। आप लेट हैं, क्वेश्चन ये था हु फाउंडेड द पाला एम्पायर। ठीक है, क्वेश्चन था हु फाउंडेड द पाला एम्पायर, तो हम लोग उसी को डिस्कस कर रहे थे। तो करेक्ट आंसर इज गोपाला। तो ये जो इनका करीब करीब 750 एडी में पाला एम्पायर एग्जिस्टेंस में आता है। इनकी कैपिटल पाटलिपुत्र थी, और इनका स्ट्रगल चल रहा था कन्नौज के लिए, क्योंकि इसी दौरान आपका हर्षवर्धन की कन्नौज में डेथ हो जाती है, और कन्नौज उस टाइम की कैपिटल होता था हर्षवर्धन की। तो इन सब का टारगेट था कि कन्नौज को कैप्चर कर लो। क्वेश्चन नंबर 2 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, हु फाउंडेड द विक्रमशिला यूनिवर्सिटी। देखिए, एंशियंट इंडिया में दो यूनिवर्सिटीज के नाम बहुत फेमस रहे हैं। एक था आपका नालंदा यूनिवर्सिटी, दूसरी है विक्रमशिला यूनिवर्सिटी। नालंदा यूनिवर्सिटी बनाई थी आपका कुमारगुप्त के टाइम पे बनी थी। ठीक है, कुमारगुप्त ने बनवाई थी, आपको जो गुप्ता डायनेस्टी हम पढ़ के आए हैं। और दूसरी इंपॉर्टेंट जो यूनिवर्सिटी थी वो थी आपका विक्रमशिला यूनिवर्सिटी। तो क्वेश्चन ये है कि विक्रमशिला यूनिवर्सिटी किसने बनाई थी? देवपाल, धर्मपाल, ध्रुवा या गोपाल? हाँ जी, तो पाला डायनेस्टी का जो दूसरा रूलर था धर्मपाल, धर्मपाल के टाइम पे आप मान के चलो पाला डायनेस्टी अपनी पीक पर थी। ये आप देख रहे हो बंगाल से लेकर सिंध तक ये लोग जा चुके हैं। ठीक है, लगभग लगभग सदर्न इंडिया में भी ये एंटर करना स्टार्ट कर दिए, विदर्भा तक ये पहुंच रहे हैं। ठीक है, महाराष्ट्र में एक विदर्भा आज का पोर्शन है, तो यहाँ तक ये लोग पहुंच रहे हैं। एक जो लिमिट थी कि नदर्न एम्पायर नर्मदा के ऊपर रहते थे, ये नर्मदा के नीचे भी पहुंच रहे हैं। तो इतना पीक पे ये पहुंच गए थे, करीब 800 एडी तक आते आते, ड्यूरिंग द टेन्योर ऑफ पाला एम्पायर, रूट धर्मपाला, 783 से 822, 820 करीब करीब। ठीक है, तो धर्मपाल के टाइम पे ही विक्रमशील यूनिवर्सिटी बनेगी। धर्मपाला ने नालंदा यूनिवर्सिटी को भी रेनोवेट करवाया था, नालंदा यूनिवर्सिटी को भी इम्प्रूव करवाया था, साथ ही साथ एक और यूनिवर्सिटी क्रिएट की थी, दैट इज विक्रमशील यूनिवर्सिटी। और दोनों यूनिवर्सिटी को किसने डिस्ट्रॉय किया था? मोहम्मद बिन बख्तियार खलजी ने। ठीक है, ये बख्तियार खलजी वही जो गुरिद एम्पायर था, मोहम्मद गौरी के जो मिलिट्री जनरल्स हुआ करते थे, उन्हीं मिलिट्री जनरल्स में एक था बख्तियार खलजी। ठीक है, इसी ने आपका क्या कहते हैं नालंदा यूनिवर्सिटी डिस्ट्रॉय की थी, और इसी ने 1203 एडी में आके विक्रमशील यूनिवर्सिटी भी डिस्ट्रॉय की थी। ठीक है, और ये विक्रमशील यूनिवर्सिटी अगर आपसे पूछे तो ये कहाँ मिलेगी?
बिहार का एक डिस्ट्रिक्ट है भागलपुर, यहाँ पर ये लोकेटेड थे। ठीक है, बिहार का एक डिस्ट्रिक्ट भागलपुर, यहाँ पर विक्रमशील यूनिवर्सिटी लोकेटेड थी। क्लियर है सर? अगले क्वेश्चन की तरफ आते हैं, क्वेश्चन नंबर 3। ड्यूरिंग द reign ऑफ विच रूलर मोरक्कन ट्रैवलर इब्न बतूता, इब्न बतूता किसके टेन्योर में इंडिया आए थे? इससे पहले क्वेश्चंस में मैंने आपको पूरा एक लिस्ट पकड़ा दिया था, ठीक है, जो जो इंपॉर्टेंट फॉरेन रूलर्स आए हैं। तो इसमें से एक है इब्न बतूता, किसके टेन्योर में आ रहा है? औरंगजेब, अकबर, मोहम्मद बिन तुगलक या फिर अलाउद्दीन खिलजी। इब्न बतूता मोरक्को से था, ठीक है, और ये आपको देखने को मिलेगा मोहम्मद बिन तुगलक के टाइम पे। ठीक है, दिल्ली सल्तनत का राजा था मोहम्मद बिन तुगलक, और ये तुगलक डायनेस्टी का दूसरा राजा था। तुगलक डायनेस्टी का फाउंडर कौन था? याद करो, पिछली क्लास में पढ़ा था, तुगलक डायनेस्टी का फाउंडर था गयासुद्दीन तुगलक, उसका ये बेटा था मोहम्मद बिन तुगलक। गयासुद्दीन तुगलक ने क्या करा था? तुगलकाबाद डेवलप कराया था, और इसका बेटा था मोहम्मद बिन तुगलक। इसके टाइम पे कौन आता है? इब्न बतूता आता है। ठीक है, 1333, 1333 एडी में इब्न बतूता इंडिया आता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4। हु अमंग द फॉलोइंग बिल्ट द फेमस अलाई दरवाजा? दिल्ली में एक अलाई दरवाजा आपको देखने को मिलता है, ठीक है, पूरा जो हौस खास एरिया है उसके आसपास। तो ये किसने डेवलप करवाया था? अलाउद्दीन खिलजी, बाबर, इब्राहिम लोदी, शाहजहां। ठीक है, सॉरी, अलाई दरवाजा से रिलेट करेंगे हौस खास। ठीक है, ये पूरा हौस खास वाला एरिया किसने डेवलप कराया था? ये मेरे ख्याल से आप बता सकते हो। हाँ जी सर, करेक्ट आंसर क्या होगा? कि हौस खास वाला एरिया किसने डेवलप करवाया था? बिल्कुल, अलाई से रिलेट कर लो आप, अलाउद्दीन अलाई। ठीक है, वर्ड रिलेट होते हैं, अलाउद्दीन अलाई वर्ड रिलेट होते हैं। तो ये किसने डेवलप करवाया था आपका? अलाउद्दीन खिलजी ने। ठीक है, अलाउद्दीन खिलजी ने। स्लेव डायनेस्टी जब एंड हुई थी, स्लेव डायनेस्टी का लास्ट पावरफुल रूलर था बलबन। ठीक है, बलबन के बाद बलबन का ग्रैंडसन बैठेगा, फिर उसका बेटा बैठेगा, बट वो लोग ज्यादा चल नहीं पाएंगे। तो बलबन के बाद फिर बलबन का जो, बलबन के बाद एक 3 साल का बच्चा कुमायूं बैठता है, उसको ये जलालुद्दीन खिलजी मार देंगे, और वहां से जलालुद्दीन खिलजी खिलजी के टाइम से खिलजी एम्पायर स्टार्ट हो जाएगा। उसी में दूसरा रूलर था अलाउद्दीन खिलजी। ठीक है, जलालुद्दीन खिलजी का ये सन इन लॉ था। अलाउद्दीन खिलजी के टाइम पे अलाई दरवाजा बनता है, हौस खास बनता है। अगर हम लोग अलाउद्दीन खिलजी के टाइम की और भी कुछ बात करें, तो उसको एक टाइटल मिला था सिकंदर सानी का। ठीक है, सिकंदर सानी मतलब सेकंड सिकंदर। सिकंदर किसको कहा जाता था? अलेक्जेंडर को। अलेक्जेंडर जिसने लगभग लगभग पूरी दुनिया जीती थी, तो उसी से रिलेटेड टाइटल खिलजी को दिया गया था सिकंदर सानी। ठीक है, ये टाइटल्स पूछ लेता कि ये टाइटल किस राजा का था, ये टाइटल किस राजा का था। उसके अलावा बहुत अलग अलग अजीब अजीब और एक बहुत ही दिलचस्प जैसे उसने काम किए थे, जैसे रिबेलियन, बगावत को रोकने के लिए उसने जो मैट्रिमोनियल अलायंसेस थे लिमिट कर दिए थे, कि मतलब आप लिमिटेड नंबर ऑफ शादी कर सकते हो। ठीक है, जैसे इस्लाम में 4 शादी अलाउड है, लेकिन उसने कहा था नहीं, आप 4 नहीं करोगे, आप गिनी चुनी 1 या 2 करोगे। उससे क्या होगा? अगर मैट्रिमोनियल अलायंस लिमिट कर देगा, जो तो एक बीवी होगी तो उसका खर्चा होगा, अगर 3 बीवी या 2 बीवी होंगी तो खर्चा उसका डबल हो जाएगा। तो जब बीवियों का खर्चा डबल हो जाएगा, ठीक है, तो उसका लॉजिक था कि ये बीवी इस पे प्रेशर डालेंगे, हमारे खर्चे पूरे करो। तो ये क्या करेगा? ये करप्शन करेगा, ये करप्शन करेगा ताकि इनके खर्चे पूरे कर सके। तो जब ज्यादा शादियां ही नहीं करेगा तो उस पर ज्यादा बर्डन नहीं रहेगा, तो करप्शन के लिए उसके चांसेस क्या हो जाएंगे? कम हो जाएंगे।
उसके साथ साथ उसने शराब भी बंद कर दी थी, क्योंकि उसका मानना था कि रात को ये जो कुछ फौजी हैं वो रात में शराब पी के रिबेलियन की तैयारी करते हैं, रिवोल्ट की तैयारी करते हैं, तो इसलिए उसने शराब भी इसीलिए बंद कर रखी थी। ठीक है। उसके अलावा उसका जो पूरा मार्केट था उसके इंचार्ज थे शाहनाए मंडी। शाहनाए मंडी का ये काम था कि जो भी इंपॉर्टेंट कमोडिटीज है जैसे अनाज है उसके प्राइस ना बढ़े, उसके प्राइस कंट्रोल में रहे। उसके कोर्ट में दो बहुत फेमस लोग थे, एक अमीर खुसरो थे और एक मीर हसन दहलवी थे। ये नाम ध्यान रखना, अमीर खुसरो और मीर हसन दहलवी किसके कोर्ट में मिलेंगे? अलाउद्दीन खिलजी के कोर्ट में थे। एक शहर इसने डेवलप किया था सिरी। सिरी याद रखना किसने डेवलप किया था? अलाउद्दीन खिलजी ने डेवलप किया था। और क्या बनाया है? कुतुब मीनार के पास जमाइत खाना मस्जिद बनाई, अलाई दरवाजा बनाया। ठीक है। और उसके अलावा अच्छा, ये अलाई दरवाजा कहाँ मिलेगा आपको? जो हजरत निजामुद्दीन औलिया की दरगाह है उसके पास ये आपको मिलेगा अलाई दरवाजा, ये बनवाया। उसके अलावा कुतुब मीनार के पास ये अलाई मीनार भी बनवा रहा था, बट वो अलाई मीनार डेवलप नहीं हो पाई, उससे पहले ही वो चल बसा। ठीक है। उसके अलावा ये हौज खास पे इसने काम किया था, दिल्ली में एक एरिया है हौज खास, वो भी किसका बनवाया गया है? अलाउद्दीन खिलजी का बनवाया हुआ है। ठीक है। एक इसने दाग और चेहरा सिस्टम लॉन्च किया था, दाग चेहरा सिस्टम, करप्शन रोकने के लिए। यानी जो घोड़े होते थे पहले के, जो मान लो इसके नोबल्स होते थे, जैसे नोबल ए के पास 10 घोड़े हैं, नोबल बी के पास भी 10 घोड़े हैं, तो उसका उन्हें फंड मिलता था, पैसा मिलता था। लेकिन ये नोबल्स क्या करते थे? 10 घोड़े नहीं रखते थे, सिर्फ मतलब 10-10 अलग नहीं रखते थे, कॉमन 10 घोड़े रखते थे। उससे होता क्या था, जब बी का ऑडिट होने जाता था तो ये 10 घोड़े इधर आ जाते थे, तो जब ए का ऑडिट होने जाता था ये 10 घोड़े इधर आ जाते थे। इस तरह से ये लोग लेकिन इनको फंड तो 10 घोड़ों का ही मिल रहा है, बट इनके पास है सिर्फ 5 घोड़े। तो इस तरह से ये लोग करप्शन करते थे। तो करप्शन करने के लिए डार्क सिस्टम लॉन्च कर दिया, यानी घोड़ों पे एक मार्क लगा दिया। तो अगर वो बी के घोड़े होंगे तो उन 10 घोड़ों पे बी का मार्क लग जाएगा। अब वो घोड़े जब ए का ऑडिट होगा तो ए वाला वो घोड़े शो नहीं कर सकता। तो इस वजह इस तरह से उसने करप्शन भी रोकने की कोशिश की। सेम चीज सोल्जर के साथ की, कि ए के पास मान लो 50 सोल्जर हैं, बी के पास 50 सोल्जर हैं। कई बार ये लोग कॉमन कर लेते थे कि यही 50 ए में भी जा रहे, यही 50 बी में भी जा रहे। तो उसने जितने सोल्जर्स थे उनका हुलिया बनवाना शुरू कर दिया था, कि लंबा चेहरा, क्या क्या उसके फेशियल पॉइंट्स हैं, वो सब उसने लिखवाना शुरू कर दिया था। तो ये करप्शन रोकने के लिए एक स्टेप था, दाग एंड चेहरा सिस्टम। ये भी किसके टाइम पे आपका चल रहा था? ये भी आपका अलाउद्दीन खिलजी के टाइम पे चल रहा था। ठीक है। तो एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म्स अगर आप पढ़ोगे तो वो काफी हद तक बेहतरीन लेवल के मिलेंगे ड्यूरिंग द टेन्योर ऑफ अलाउद्दीन खिलजी। ठीक है। तो उससे रिलेटेड जो भी आपके इंपॉर्टेंट पॉइंट्स एग्जाम में पूछे जा सकते हैं अलाउद्दीन खिलजी के, वो सब हमने यहाँ पर आपका डिस्कस कर लिए। ठीक है सर, यहाँ तक चीजें क्लियर है? हाँ जी सर, समझ में आ रहा है? क्लियर है तो प्लीज गिव मी थम्स अप। ओके, देन आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 5, विच मुगल रूलर कंस्ट्रक्टेड अ न्यू सिटी कॉल्ड एज दीन पना ऑन द बैंक ऑफ यमुना रिवर? यमुना किनारे एक नया शहर दीन पना किसने कंस्ट्रक्ट किया था? हुमायूं, बाबर, जहांगीर, औरंगजेब? ओके, डी आंसर है? नहीं, करेक्ट आंसर दीन पनाह शहर हुमायूं का बनवाया गया था। ठीक है। 1526 में फर्स्ट बैटल ऑफ पानीपत जीत के दिल्ली पे किसका कब्जा हो जाता है?
बाबर का कब्जा हो जाता है। फिर 1530 तक बाबर जिंदा रहेगा, 1530 में बाबर की डेथ हो जाएगी। 1526 से 1530 के बाद अब रूल किसका स्टार्ट होगा? हुमायूं का रूल स्टार्ट होगा। ठीक है, हुमायूं का मतलब होता है किस्मत वाला, लेकिन इस बेचारे की किस्मत ही बहुत खराब थी। जब इसका रूल आया तो 1530 से 1540 तक तो इसका रूल चला, लेकिन 1540 में शेरशाह सूरी की वजह से इसको भागना पड़ा और इसने ईरान में जाके शेल्टर लिया। बट ये वापस कम बैक करता है 1555 में। 1555 में बेचारा कम बैक करता है और 1556 में फिर से इसकी डेथ हो जाती है। और इसकी डेथ के बाद अब गद्दी पे कौन बैठेगा? अकबर बैठेगा। ठीक है, तो 1530 में जब हुमायूं गद्दी पे बैठता है तो यमुना किनारे वो नया शहर बनाता है दीनपना 1533 में। ठीक है, फिर उसमें जब 1540 में शेरशाह सूरी आएगा वो पूरा दीनपना को साफ कर देगा और वहां पर अपनी नई कैपिटल बनाएगा। ठीक है, नई कैपिटल बनाएगा, नया किला बनाएगा, जिसको आज हम पुराना किला के नाम से जानते हैं, दिल्ली में। ठीक है, हुमायूं के टाइम पे दो इम्पोर्टेंट बैटल्स हुई थी। एक तो 1539 में हुई थी बैटल ऑफ चौसा। बैटल ऑफ चौसा में हुमायूं शेरशाह सूरी से लड़ने गया था। पूरा प्लान था कि हुमायूं को उड़ा दिया जाएगा इस बार, लेकिन जैसे तैसे हुमायूं वहां से मैनेज भागने में कामयाब रहा। ठीक है, इधर चौसा में उसने चौसा जाने के लिए अपनी कैपिटल छोड़ी, और कैपिटल जैसी उसने अपनी छोड़ी, शेरशाह सूरी ने उसकी कैपिटल पे धावा बोल दिया। लेकिन उसके जो भाई वगैरह बैठे थे अफगानिस्तान में, उनकी हेल्प से वो कैपिटल उन्होंने छुड़ाई। ठीक है, फिर 1539 में जैसे तैसे वो चौसा से वापस निकला। बट 1540 में बैटल ऑफ कन्नौज होता है। कन्नौज में फाइनली शेरशाह सूरी उसको हरा देगा और उसको दिल्ली छोड़ने पे मजबूर कर देगा। ठीक है, फिर ये 15 साल जो हैं 1540 से 1555, ये 15 साल किसका टेन्योर चलेगा? सूरी डायनेस्टी का चलेगा। ठीक है, ये सूरी डायनेस्टी का एम्पायर चलेगा। तो शेरशाह सूरी के टाइम पे आप देखो ये एक बड़ा मेजर डेवलपमेंट होता है जीटी रोड का डेवलपमेंट, ग्रैंड ट्रंक रोड। ठीक है, मतलब उसको जीटी रोड कहते नहीं थे, लेकिन आज की जो जीटी रोड का बेसिस बना है वो वही रोड बना है जो शेरशाह सूरी ने बनाया था। अब तो उसका पूरा हाईवे बन गया है। ठीक है, तो ये हुमायूं के टाइम पे डेवलप हुई थी। क्वेश्चन नंबर 6, मुगल पेंटिंग्स वर रीच्ड इट्स zenith of progress during the reign of। मुगल पेंटिंग्स आर्ट एंड कल्चर में एक इम्पॉर्टेंट पहलू रहा है हमेशा से। ठीक है, मुगल पेंटिंग्स में एक जो क्लास अलग वैरायटी ऑफ पेंटिंग्स है, मिनिएचर पेंटिंग्स। इंडिया में मिनिएचर पेंटिंग्स मुगल्स ही लेके आए थे। मिनिएचर पेंटिंग्स क्या होता है कि मतलब एक छोटे से पीस ऑफ क्लोथ पे पेंटिंग कर देना, या एक छोटे से वर्जन की पेंटिंग। एक होता है एक बड़े बड़े पोस्टर बन रहे, एक होता है छोटे छोटे पेंटिंग्स बनना, तो उनको कहते हैं मिनिएचर पेंटिंग्स। ठीक है, तो मिनिएचर पेंटिंग्स वर रीच्ड इज जेनिथ। जेनिथ मतलब वो अपनी पीक पर किसके टाइम पर आ गई थी? तो मिनिएचर पेंटिंग्स में ध्यान रखना ये अपनी पीक पर आ गई थी जहांगीर के टाइम पे। ठीक है, जहांगीर के टाइम। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7, which of the following Indian state or UT is the least populous according to the India's 2011 census? ठीक है, सेंसस 2011 के हिसाब से इनमें से कौन सा स्टेट या यूनियन टेरिटरी लीस्ट पॉपुलस है? दमन एंड दीव, सिक्किम, लक्षद्वीप, अरुणाचल प्रदेश। कौन सा स्टेट या यूटी इनमें से लीस्ट पॉपुलस है? सिक्किम लगा रहे हैं तो साथ ही साथ लक्षद्वीप की भी नजर रखें। ठीक है, लीस्ट पॉपुलस की अगर हम बात करें तो इट इज लक्षद्वीप। ठीक है, लीस्ट पॉपुलस इज लक्षद्वीप। लक्षद्वीप कौन से वाटर बॉडी में आएगा? अरेबियन सी में है या फिर बे ऑफ बंगाल में? तो लक्षद्वीप आइलैंड अगर आप देखोगे, ठीक है, इधर साइड तो आपको अंडमान एंड निकोबार मिलेगा बे ऑफ बंगाल में, और अरेबियन सी में आपको क्या मिलेगा? लक्षद्वीप। ठीक है,
लक्षद्वीप की कैपिटल पता है? चलो एक आंसर सही हुआ, मुबारक हो पिंकी जी। हम्म, लक्षद्वीप की कैपिटल क्या है? कावाराती, ठीक है, कावाराती इज द कैपिटल ऑफ लक्षद्वीप। While moving to the next question, question number 8, which of the following is the India's oldest oil refinery in India? इंडिया की सबसे पुरानी ऑयल रिफाइनरी कौन सी है? हल्दिया, कोयली, दिग्बोई या फिर मथुरा? चार में से कौन सी रिफाइनरी ओल्डेस्ट है? बिल्कुल सर, इसमें तो कोई डाउट ही नहीं, करेक्ट आंसर इज दिग्बोई। दिग्बोई इज इन आसाम, ठीक है। इवन दिग्बोई को तो बोला जाता है बर्थ प्लेस ऑफ ऑयल इंडस्ट्री इन इंडिया। दिग्बोई को सर हम क्या बोलते हैं? बर्थ प्लेस ऑफ ऑयल इंडस्ट्री इन इंडिया। ये मैप में जितनी भी इंपॉर्टेंट इंपॉर्टेंट इंडिया की रिफाइनरीज हैं वो सारी यहाँ पर आपका मेंशन्ड है। फॉर एग्जाम्पल आप देख सकते हो आसाम में कितनी है? चार हैं सर, बोनगई गांव, गुवाहाटी, नुमलीगढ़, दिग्बोई, ठीक है। आप ये चार आसाम की तो जरूर जरूर याद रख लेना, ठीक है। वैसे नाम से हमेशा पहचान जाओगे, बोनगई गांव आ जाएगा, नाम से पहचान जाओगे। गुवाहाटी तो सर जानते ही हो, ठीक है। फिर है नुमलीगढ़ और आपका दिग्बोई। ये चार रिफाइनरीज कहाँ पर हैं? आसाम में है। एक बरौनी है बिहार में, क्या नाम है? बरौनी। फिर हल्दिया वेस्ट बंगाल, पैरादीप पोर्ट भी है उड़ीसा में, विशाखापट्टनम पोर्ट भी है, कैपिटल भी है आंध्र प्रदेश में, टाटीपका ये भी आंध्र प्रदेश में, चेन्नई में है मनाली और नागापट्टिनम, ठीक है। मनाली और ये आपका नागापट्टिनम ये तमिलनाडु में है, कोची केरला, मैंगलुरु कर्नाटका, फिर मुंबई है। और हर एक स्टेट में लगभग लगभग एक है, कुछ को छोड़ के। जैसे एक गुजरात है, गुजरात में तीन है, गुजरात की भी बहुत इंपॉर्टेंट है। एक आसाम, एक गुजरात, ये दो तो इंपॉर्टेंट है, ठीक है। गुजरात में एक है वाडीनार, एक है जामनगर। जामनगर ऑयल रिफाइनरी तो बहुत इंपॉर्टेंट है, मतलब बहुत न्यूज में रहता है। और एक है कोयली। वाडीनार, जामनगर, कोयली, ये तीन आपके रिफाइनरीज कहाँ पर मिलेंगी? गुजरात में। पंजाब में है भटिंडा, हरियाणा में है पानीपत, यूपी में है मथुरा, मध्य प्रदेश में है बिना, ठीक है। तो ये सारी इंपॉर्टेंट इंपॉर्टेंट ऑयल रिफाइनरीज हैं इंडिया में। नुमलीगढ़ पहली बार सुना है, चलो आप ध्यान रखना, ठीक है। नुमलीगढ़ किधर है? आसाम में। तो एक बार नेम कॉल आउट कर दिए हैं, ठीक है, एक बार नेम कॉल आउट कर दिए हैं, इसको एक बार फिर से पढ़ लेना, पीडीएफ में सब आपको मिल ही जाएगा, है ना। तो दीज आर द ऑयल रिफाइनरीज इन इंडिया, ठीक है सर। आगे बढ़े। While moving to the next question, question number 9. What makes the अंकलेश्वर famous? अंकलेश्वर किसके लिए फेमस है? कोल माइनिंग के लिए, ऑयल एंड नेचुरल गैस के लिए, आयरन एंड स्टील इंडस्ट्रीज के लिए या कॉटन टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज के लिए? अंकलेश्वर का नाम सुना है आप लोगों ने? हाँ जी, किसके लिए फेमस होगा? कोल माइनिंग, ऑयल एंड नेचुरल गैस या आयरन एंड स्टील इंडस्ट्रीज या आपका कॉटन टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज?
नहीं सुना, कोई बात नहीं, आज सुन लोगे। ऑयल एंड नेचुरल गैस के लिए फेमस है। इंडिया में इंपॉर्टेंट ऑयल फील्ड्स की बात करी जाए तो कुछ तो आपका इधर आसाम में देखने को मिल जाएंगी, ठीक है। जैसे दिग्बोई हो गया, मोरान रीजन हो गया, नाहर कटिया हो गया, ठीक है। उसके अलावा फिर गुजरात है, गुजरात में खंबात है, गल्फ ऑफ खंबात से रिलेट कर लेना, खंबात है, कलोल है और अंकलेश्वर है। ये तीनों कहाँ पर है? गुजरात में। मतलब एक ग्रुपिंग आसाम में है, एक ग्रुपिंग आपका क्या कहते हैं गुजरात में है, और एक आपका ये अरेबियन सी में, मुंबई हाई और बसीन, ठीक है। मुंबई हाई और बसीन, ये ऑयल फील्ड्स हैं। यहाँ पर ऑयल एक्सप्लोर होता है, यहाँ पर ऑयल एक्सट्रैक्ट किया जाता है। और पहले जो हमने पढ़ी थी वो रिफाइनरीज थी, वहां पर ऑयल को रिफाइन किया जाता है, ठीक है। तो ऑयल इंडिया में कहाँ कहाँ मिलता है? तीन लोकेशन तो खटाक से आसाम की याद रखता है, ठीक है। आसाम की याद रखना, आसाम में अगर आप देखोगे तो मोरान, ठीक है, मोरान रीजन, एक तो ये है, एक नाहर कटिया है, एक नाहर कटिया है, और दिग्बोई तो आपको याद रहेगा। दिग्बोई में आपका ऑयल एक्सप्लोर भी होता है, और दिग्बोई में ही आपका ऑयल को क्या करते हैं? रिफाइन भी करते हैं। फिर दूसरा इंपॉर्टेंट प्लेस है गुजरात। गुजरात में ऑयल कहाँ पर एक्सप्लोर होता है? कलोल है, अंकलेश्वर है, और आपका खंबात है। के दिख जाए तो गुजरात चले आना, कलोल, खंबात। फिर बचा अरेबियन सी, मुंबई हाई और बसीन, ठीक है, मुंबई हाई और बसीन। ये आपकी इंडियन ऑयल फील्ड्स हैं, ज्यादा नहीं है, ठीक है। 3 3 6 2 8 ही इंपॉर्टेंट ऑयल फील्ड्स हैं। इसको आप आसानी से याद रख सकते हो। खासतौर से ये जो मुंबई हाई और बसीन वाली हैं, ये काफी न्यूज में आपने देखना मिलती रहेगी, ठीक है सर। हाँ जी, यहाँ तक चीजें क्लियर हो रही कि नहीं हो रही है? ये याद हो पाएंगे कि नहीं हो पाएंगे? यस और नो? हाँ जी सर। वेल, फिर आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 10। Which of the following is the largest river basin of Indian peninsular region? Which of the following is the largest river basin of Indian peninsular region? गोदावरी, महानदी, कृष्णा या फिर कोयना? Which of the following is the largest river basin of the Indian peninsular region? कोयना देखोगे तो कोयना इज द ट्रिब्यूटरी ऑफ कृष्णा, तो कोयना तो नहीं हो सकती, क्योंकि कृष्णा कोयना से ही मिलके बन रही है, ठीक है। तो आप इसको ऐसे भी याद रख सकते हो, सदर्न इंडिया की गंगा किसे कहते हैं? दक्षिण गंगा किसे कहते हैं? सदर्न इंडिया की सबसे बड़ी नदी की अगर हम बात करें तो वो है गोदावरी। इसको दक्षिण गंगा भी कहा जाता है, ये एग्जाम में पूछ चुका है। दक्षिण गंगा किस रिवर को कहते हैं? या गंगेज ऑफ द साउथ, या गंगेज ऑफ द साउथ, वो किसको कहा जाता है? गोदावरी को। इंडिया में लार्जेस्ट रिवर बेसिन गंगा का है, और सदर्न इंडिया में गोदावरी का है, इसीलिए साउथ की गंगा किसे कहा जाता है? गोदावरी को कहा जाता है। गोदावरी का ओरिजिन अगर आप देखोगे तो वो है माउंट त्रिम्बिकेश्वर, ठीक है, वो है माउंट त्रिम्बिकेश्वर, और ये महाराष्ट्र से ओरिजिनेट होगी। महाराष्ट्र का माउंट त्रिम्बिकेश्वर है, यहाँ से ओरिजिनेट होगी। इसमें कुछ इंपॉर्टेंट रिवर्स जो आके मिलती हैं, दुधना है, पूर्णा है, प्राणहिता है। प्राणहिता में पेन गंगा, वेन गंगा आके मिलती है, पेन गंगा में वर्धा और पेच ये आके मिलती है। आपका जो लास्ट यूडीसी हुआ था उसमें गोदावरी की ही ट्रिब्यूटरी पूछ ली गई थी, आई थिंक वर्धा पूछी गई थी, ठीक है। प्राणहिता से ही कोई, इन्हीं में से कोई एक रिवर पूछी गई थी जो गोदावरी की ट्रिब्यूटरी है, ठीक है। इंद्रावती, सबरी, ये सब किसकी ट्रिब्यूटरी है? गोदावरी। उसके अलावा मूला, मांजरा, मनेर, किन्नर सानी, ये सब किसकी ट्रिब्यूटरी हैं? गोदावरी की ट्रिब्यूटरी है। ये वाली तो जरूर याद रखना, प्राणहिता, पेन गंगा, वर्धा, पेन गंगा, पेन, ये वाली तो पूछता ही रहता है ना, ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है इन गोदावरी। और फाइनली गोदावरी किधर निकल जाएगी? बे ऑफ बंगाल में जाके मिल जाएगी, ठीक है।
बे ऑफ हाँ शायद इन्हीं में से कोई एक पूछा था। हाँ शायद वेनगंगा ही पूछा था। तो ये फाइनली किधर मिल जाएगी, बे ऑफ बंगाल में जाके मिल जाएगी। ठीक है, देखो आपके क्वेश्चंस भी हम डिस्कस कर रहे हैं और क्वेश्चन से रिलेटेड आपका ज्योग्राफी का जितना पोर्शन रिवाइज हो सकता है वो मैं कोशिश कर रहा हूँ। ठीक है, तो दोनों ही पोर्शन हम साथ लेके चलने की कोशिश कर रहे हैं। अल्टीमेटली पर्पस ये है कि आपको एक रियलाइजेशन मिले कि आप किस हद तक चीजों को पढ़ चुके हो, आपको किस हद तक चीजें पता है, और अगर कहीं पर आपका कोई पॉइंट मिस हो रहा है ना, तो उसको अभी भी आपके पास टाइम है, उसको आप कर सकते हो अभी भी। अगर थोड़ा बहुत पोर्शन मिस हो गया तो गिव अप मत करिए। ठीक है, गिव अप बिल्कुल नहीं करना है। लाइफ में चांसेस आपको कम मिलते हैं, हो सकता है आपको लग रहा हो तैयारी कम है, लेकिन एग्जाम देने जाएं विद कॉन्फिडेंस। ओवर कॉन्फिडेंस नहीं हो, कॉन्फिडेंस से देने जाएं। कॉन्फिडेंस और ओवर कॉन्फिडेंस में बहुत स्लाइटली डिफरेंस होता है। ठीक है, आपको लगना चाहिए कि आप कर सकते हो। अगर आपने अपने आप में कॉन्फिडेंस लूज कर दिया तो फिर अगला पर्सन क्या आपको जज करेगा। ठीक है, एग्जामिनर आपको क्या जज करेगा जब आप खुद ही अपना कॉन्फिडेंस लूज कर चुके हो। और नेगेटिव माइंड से या लो कॉन्फिडेंस के साथ अगर आप जाते हो तो अपने आप परफॉर्मेंस डाउन कर सकते हो। एग्जाम में बहुत जरूरी होता है कि जितना हमको आता है उसमें से अपने आप का बेस्ट वर्जन प्रेजेंट करना इन योर एग्जामिनेशन। ये भी एक एग्जामिनेशन का पार्ट है। तो इसलिए अपने आप को कॉन्फिडेंस से कम ना रखें, अपना कॉन्फिडेंस कम ना करें। बिल्कुल दबंगों की तरह एक बेहतरीन तरीके से बस एग्जाम फोड़ने जाना है। ठीक है, क्या होगा नहीं होगा, ज्यादा से ज्यादा क्या होगा, है ना। देश से तो नहीं निकाल देंगे, ज्यादा से ज्यादा नहीं होगा, इससे ज्यादा और क्या हो सकता है। ठीक है, और आने वाले टाइम में आपको चांसेस मिलेंगे, है ना, आने वाले टाइम में और अपॉर्चुनिटीज मिलेंगी। लाइफ इज ऑल अबाउट टेकिंग द अपॉर्चुनिटीज एंड वर्क फॉर इट। और अगर इस बार मेहनत आपकी कम रह गई है तो टारगेट कर लेना कि अगली बार कम नहीं छोड़नी है। और अभी भी एग्जाम हुआ नहीं है, अभी भी टाइम है, जितना पढ़ सकते हो पढ़ लो। ठीक है, जितना पढ़ सकते हो पढ़ लो। और एग्जाम से पहले जाके बस रिलैक्स माइंड से सारे क्वेश्चंस वन बाय वन अटेम्प्ट करना। घबराना नहीं है एग्जाम में जाके, जितना आप घबराओगे उतना ही चीजों को गड़बड़ कर दोगे। ठीक है, चलो तो आगे पढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 11, खारदुंगला माउंटेन पास इज लोकेटेड इन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट। हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, लद्दाख या सिक्किम। खारदुंगला पास आपको कहाँ मिलेगा, लद्दाख में मिलेगा। ठीक है, ये आप अगर श्रीनगर से इधर जाओगे, क्या कहते हैं, ये है इधर, एक मिनट, खारदुंगला पास ये। ठीक है, अगर आप श्रीनगर से इधर क्या कहते हैं नुब्रू वैली की तरफ बढ़ने की कोशिश करोगे, नुब्रू वैली, नुब्रू वैली किधर है, अक्साई चिन वाला इलाका, जो चाइना ने हमारा एरिया कैप्चर कर रखा है। ये वाला एरिया चाइना के कंट्रोल में है ना, अक्साई चिन वाला इलाका। ठीक है, तो यहाँ पर आपको एक पास मिलेगा जिसका नाम है खारदुंगला पास। तो इसीलिए कहते हैं अगर चाइना की तरफ बढ़ोगे तो चाइना क्या करेगा, खाल उधेड़ देगा। ठीक है, तो वहां से बन जाता है खारदुंगला पास। तो ये आपको लेह वाला एरिया जो है लद्दाख का, वहां देखने को मिलेगा, लेह लद्दाख। ठीक है, खारदुंगला पास ध्यान रखिएगा। ला का मतलब होता है पास, तिब्बत लैंग्वेज में ला का मतलब होता है पास। तो खारदुंगला मतलब खारदुंग पास। ठीक है, वो फिर हम इंग्लिश लैंग्वेज का पास अलग से जोड़ देते हैं, अदरवाइज ला का मतलब ही पास होता है तिब्बतन लैंग्वेज में। क्वेश्चन नंबर 12, इन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट इज लोकेटेड द बनिहाल पास। तो जैसे खारदुंगला पास है उसी तरह बनिहाल पास अगर आप देखो तो वो कहाँ मिलेगा।
हाँ जी सर बताइए। जम्मू, बिल्कुल। आप जाओगे ना जम्मू कश्मीर, जम्मू से श्रीनगर आप जब जाओगे तो रास्ते में आपको एक पास मिलेगा, NH-44 के अराउंड, बनिहाल पास। ठीक है, इधर ही आपको मिलेगा बनिहाल पास। और यहीं से आपका पास होता है नेशनल हाईवे 44, इंडिया का सबसे लंबा हाईवे। ठीक है, लॉन्गेस्ट हाईवे इन इंडिया, नेशनल हाईवे 44, जम्मू से जब आप श्रीनगर की तरफ आगे बढ़ोगे। ठीक है, तो ये क्वेश्चन नंबर 12। अगला आता है क्वेश्चन नंबर 13। विच अमंग द फॉलोइंग हाईवे कनेक्ट सिक्किम विद द रेस्ट ऑफ इंडिया? इनमें से कौन सा हाईवे सिक्किम को पूरी रेस्ट ऑफ द इंडिया से कनेक्ट करता है? देखो, सिक्किम लाई करता है इधर सिलीगुड़ी कॉरिडोर के पास। ठीक है, तो इधर से सिक्किम से एक हाईवे है जो बाकी इसको रेस्ट ऑफ द इंडिया से कनेक्ट करता है। इंडिया टूर कर लो या इंडिया टूर की किताब पढ़ लो, दो में से एक काम कर लो। एग्जाम नजदीक है तो जो जल्दी हो जाए उसको करो आप। ठीक है, टूर तो देखो जरूरी है, टूर से तो बहुत कुछ सीखने को मिलता है। लेकिन जो हम लोग कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी करते हैं, इट इज ऑल अबाउट गेनिंग एक्सपीरियंस। जरूरी नहीं है आप भी वही करो फिर सीखो। उससे बेटर है कि अगर कोई कर चुका है, कोई एक्सपीरियंस है, तो उसकी बात मानो और आगे बढ़ो। ठीक है, चलो। तो देखो, पहले करेक्ट आंसर होता था नेशनल हाईवे 31A। ठीक है, पहले आंसर होता था नेशनल हाईवे 31A, बट अब इसका नाम चेंज हो गया है, अब ये हो गया नेशनल हाईवे 10। ठीक है, इधर आप देख सकते हो ये वाला नेशनल हाईवे 10। तो ये आपका बाकी सिक्किम को कनेक्ट कर देगा रेस्ट ऑफ द कंट्री से। ठीक है, ये बाउंड्री है सिक्किम की, तो ध्यान रखना, नाम नेशनल हाईवे 10, NH-10। ऑलराइट, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 14। एट विच अमंग द फॉलोइंग प्लेसेस इंडियाज फर्स्ट स्टील फैक्ट्री वाज एस्टैब्लिश्ड? इंडिया की पहली स्टील फैक्ट्री कहाँ बनी थी? जमशेदपुर, दुर्गापुर, बर्नपुर या फिर भिलाई? तो पिंकी जी, अब जब आप सिक्किम जाएं तो मैं आपको साथ लेके जाएं, है ना? आपके पासेस भी नोट करके आना, कौन कौन से इंपॉर्टेंट पासेस हैं। नाथुला, नाकुला, जलेपला, ये सब कहाँ है? सिक्किम में। हाँ, तो पहली स्टील फैक्ट्री आप कहाँ देखोगे? पहली स्टील फैक्ट्री जमशेद जी टाटा जो थे उन्होंने लगाई थी, और 1907 में लगाई थी टिस्को। टिस्को बोले तो टाटा आयरन स्टील कंपनी। ठीक है, टिस्को बोले तो टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी, वो बन गई टिस्को 1907। कहां पर लगाई सर? ये जमशेदपुर। पहले ये बिहार में एक एरिया आता था, अब ये कहाँ है? झारखंड में। ठीक है, तो वो जो पूरा टाउन है जहां पर टिस्को लगाई गई थी, आज उसको हम जमशेदपुर के नाम से जानते हैं। जमशेदपुर किसके नाम पे पड़ा? जमशेद जी टाटा के नाम पे पड़ा, जिन्होंने ये इंडस्ट्री लगाई थी। आज अगर आप जमशेदपुर जाओगे तो आपको लगेगा कि ये पूरा शहर टाटा का शहर है। पूरे शहर को कौन मैनेज करता है? टाटा मैनेज करता है। फिर बाद में 1919 में एक और फैक्ट्री लगती है, इसको, किसको? इसको 1919 में बर्नपुर में एक और फैक्ट्री लगती है, इसको इंडियन आयरन एंड स्टील कंपनी। ठीक है, फिर उसके बाद
अगली इंडस्ट्री लगती है मिस्को 1923 में, ठीक है। ये कहाँ लगेगी? उस टाइम का मैसूर वाला जो इलाका था उसमें, ठीक है। तो इसका नाम था मैसूर आयरन स्टील कंपनी। बाद में ये मैसूर से नाम इसका बदल के क्या कर दिया गया? विश्वेश्वरैया कर दिया गया, ठीक है। मैसूर से नाम बदल के इसका क्या कर दिया गया? विश्वेश्वरैया। तो ये रिदम बनाने की कोशिश की जा रही है, ठीक है। फिर आगे चल के जब देश आजाद हो जाता है, एक बड़ी इंडस्ट्री आप देखोगे आयरन की, स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड, ये 1973 में बनेगी, ठीक है। तो सबसे ज्यादा जो आपसे पूछता है वो पहली इंडस्ट्री पूछ लेता है, तो वो कौन थी? टिस्को। कहाँ पर लगी थी? जमशेदपुर। और कब लगी थी? 1907। तो सबसे इंपॉर्टेंट है 11 AM वाला क्लास मैं कंफर्म कर लूंगा। कल एक्चुअली जो कीर्ति मैम थी उनकी तबीयत खराब हो गई थी, ठीक है। तो उसके रिगार्डिंग आपका उनको कल क्लास वो इवनिंग वाली नहीं ले पाएंगे। एक बार उनसे बात कर लेंगे, ठीक है। मैं उनसे कंफर्म करके फिर इन्फॉर्म कर दूंगा, ठीक है। चलो, अरुणाचल में एक हाईवे आपका प्रीवियस ईयर फायरमैन में भी पूछा गया था, उसको एक बार आप देख लेना, ठीक है। उसके अलावा अरुणाचल में भी एक हाईवे नहीं है, बहुत सारे हाईवे हैं, तो जब अरुणाचल की बात करेंगे तो उसमें हम उसको डिस्कस कर देंगे। क्वेश्चन नंबर 15, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 15, छोटा नागपुर प्लेट्यू इज अ वर्ल्ड फेमस रीजन ऑफ इंडिया फॉर विच ऑफ द फॉलोइंग? छोटा नागपुर प्लेट्यू किसके लिए फेमस है? फ्लोरा एंड फौना, मिनरल्स, टूरिस्ट अट्रैक्शन, या फिर रिवर्स? छोटा नागपुर प्लेट्यू किसके लिए फेमस है? ये वही छोटा नागपुर प्लेट्यू वाला इलाका है जहां पर आयरन मिलने की वजह से एक एम्पायर डेवलप होता है, मगध एम्पायर। क्योंकि उस एरिया के लोगों को लोहा मिल गया, लोहे से उन्होंने बनाई तलवारें, ठीक है। उससे उन्हें लड़ने में मदद मिली। साथ ही साथ लोहे से बनाई उन्होंने कुल्हाड़ी, जिससे पेड़ काटे और बड़ा एरिया डेवलप किया। ज्यादा एग्रीकल्चर करा तो ज्यादा प्रॉफिट। क्योंकि पहले कमाई किससे होती थी? एग्रीकल्चर से होती थी। पहले नेटफ्लिक्स या गूगल ये सब तो नहीं थे ना, पहले इंडस्ट्रीज नहीं होती थी, पहले एग्रीकल्चर था। तो छोटा नागपुर प्लेट्यू ये आज का लगभग जो झारखंड वाला एरिया है वहां पर आपको देखने को मिलेगा। मिनरल्स के लिए फेमस है, आयरन मिल जाएगा आपको, मैंगनीज भी मिल जाएगा, एक बड़े बड़े मिनरल्स, ठीक है। जो 50% ऑफ मैंगनीज इंडिया का है वो यहीं मिल जाएगा। 40% आयरन इंडिया का यहीं पर मिलता है। 60% ऑफ कॉपर यहीं पर मिलता है। 60% बॉक्साइट यहीं पर मिलता है, ठीक है। तो ये सारे बड़े बड़े मिनरल्स आपको ये छोटा नागपुर प्लेट्यू वाले इलाके में देखने को मिल जाएंगे। तो दिस इज फेमस फॉर द मिनरल्स, छोटा नागपुर प्लेट्यू। आज का जो मेनली झारखंड वाला इलाका है वहां पर ये आपको देखने को मिलेगा। इंपॉर्टेंट इसमें आपको कोल फील्ड्स भी हैं, जैसे रानीगंज, सबसे बड़ी कोल फील्ड रानीगंज, ठीक है। ये भी आपको किधर मिलेगी? छोटा नागपुर प्लेट्यू में मिलेगी। चलो, नेक्स्ट आते हैं क्वेश्चन नंबर 16। इन विच ऑफ द फॉलोइंग नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स कोपिली हाइड्रो प्रोजेक्ट इज लोकेटेड? अरुणाचल प्रदेश, आसाम, त्रिपुरा, नागालैंड। इन विच ऑफ द फॉलोइंग नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स कोपिली हाइड्रो प्रोजेक्ट इज लोकेटेड? अरुणाचल प्रदेश, आसाम, त्रिपुरा, या फिर आपका नागालैंड। कोपिली हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट किस रिवर पे बना है? कोपिली पे बना है। एंड कोपिली इज अ ट्रिब्यूटरी ऑफ ब्रह्मपुत्र, ठीक है। कोपिली इज अ ट्रिब्यूटरी ऑफ ब्रह्मपुत्र। कोपिली हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट आप देखोगे ये आसाम में देखने को मिलेगा। दीमा हसाऊ डिस्ट्रिक्ट ऑफ आसाम, वहां पर ये आपको देखने को मिलेगा, ठीक है सर। ठीक, चलो। तो यहाँ तक कोई डाउट है तो बताइए। यहाँ तक चीजें क्लियर हैं, फिर हम आगे बढ़ें। हाँ जी सर, यहाँ तक क्लियर है तो प्लीज गिव मी अ थम्स अप।
ऑल राइट, तो अगले क्वेश्चन पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 17। जमुना रिवर ऑफ बांग्लादेश इज डैश रिवर ऑफ इंडिया। जमुना रिवर इज Jamuna river of Bangladesh is dash river of India। यमुना, तीसा, ब्रह्मपुत्र या फिर गंगा। मतलब बांग्लादेश में जमुना किसको कहते हैं? यमुना को कहते हैं, तीस्ता को कहते हैं, ब्रह्मपुत्र को कहते हैं, कि गंगा को कहते हैं? ब्रह्मपुत्र को कहते हैं। ठीक है, ब्रह्मपुत्र को क्या कहते हैं? जमुना कहते हैं। और गंगा को क्या कहते हैं? पद्मा कहते हैं बांग्लादेश में। और वहां पर आप देखोगे पद्मा और जमुना ये दोनों मर्ज होती हैं और ये एक नई रिवर बनाती हैं जिसका नाम है मेघना। तो ये सारा खेल कहां पर हो रहा है? बांग्लादेश में हो रहा है। मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 18। अलमाटी डैम इज लोकेटेड इन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट? आंध्र प्रदेश, कर्नाटका, केरला, तमिलनाडु। स्कोर लो हो रहा है ना इसलिए, ताकि आपको टॉपिक्स और पता चलते जा रहे हैं ना कि कौन कौन से टॉपिक्स में आप कमजोर हैं या कौन कौन से टॉपिक्स स्ट्रांग हैं। तो ये जो क्वेश्चन से मेन चीज कवर हो रही है, आपके टॉपिक्स पता चल रहे हैं आपको। तो उन्हीं टॉपिक्स में जो आपको लगता है मिस हो रहा है कि हाँ ये मेरे को क्वेश्चन नहीं बन रहे, तो उसी टॉपिक के क्वेश्चन आज जाके रिवाइज कर लो आप, सिंपल। हाँ, अलमाती डैम, इसको लाल बहादुर शास्त्री डैम भी कहते हैं। अलमत्ती डैम या कह लो लाल बहादुर शास्त्री डैम भी इसे कहा जाता है। ये आपको कहाँ पर मिलेगा? कर्नाटका में मिलेगा। ठीक है, और ये कौन सी रिवर पे बना है? कृष्णा नदी पे बना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 19। तीन ऑप्शन है, उनको एक एक बार पढ़ते हैं। मुंबई पोर्ट डज नॉट पजेस अ नेचुरल हार्बर। देखो इंडिया में जो ईस्ट कोस्ट के आपका क्या कहते हैं पोर्ट है, हार्बर मतलब जो पोर्ट है वो नेचुरल नहीं है। नेचुरल पोर्ट कौन से हैं? वेस्ट साइड के। ठीक है, जो वेस्ट साइड के पोर्ट हैं वो नेचुरल है। तो पहला स्टेटमेंट, मुंबई पोर्ट डज नॉट पजेस अ नेचुरल हार्बर, ये क्या हो गया? गलत हो गया। ठीक है, नेक्स्ट है महानदी डज नॉट फॉर्म एन एस्चुरी। महानदी डज नॉट फॉर्म एन एस्चुरी। जो इधर ईस्टर्न फ्लोइंग रिवर्स हैं, महानदी, गोदावरी, कृष्णा, कावेरी, ये सब क्या डेवलप करती हैं? डेल्टा। डेल्टा क्या होता है? ये रिवर अपने साथ सेडिमेंट लाती हैं और इसे यहाँ पर डिपोजिट कर देती हैं, तो उसी सेडिमेंट के डिपोजिट को कहते हैं डेल्टा। और इधर ईस्ट वेस्टर्न साइड जो रिवर आती है जैसे नर्मदा आ रही है, माही, ताप्ती, लूनी, ये लोग किसी तरह का सेडिमेंट नहीं लाती, तो ये कुछ भी डिपोजिट नहीं करती हैं। तो जो लोग सेडिमेंट लेके आती हैं वो क्या बनाती हैं? डेल्टा। और जो लोग सेडिमेंट नहीं लेके आती वो कहती हैं हमें तो बुरा लग रहा है, हमने कुछ नहीं बनाया। तो हम कह देते नहीं नहीं तुमने बनाया है, गौर से देखो तुमने क्या बनाया है? एस्चुरी। ठीक है, तो जो रिवर डेल्टा नहीं बनाती है, जो सेडिमेंट नहीं लेके आती है, वो क्या बनाती है? एस्चुरी बनाती है। यानी ईस्टर्न फ्लोइंग रिवर्स डेल्टा बनाएंगी, वेस्टर्न फ्लोइंग रिवर्स एस्चुरी बनाएंगी। कह रहा है महानदी डज नॉट फॉर्म एस्चुरी, यानी महानदी फॉर्म डेल्टा। तो महानदी, गोदावरी, कृष्णा, कावेरी ईस्टर्न फ्लोइंग रिवर है, ये क्या बनाएगी? डेल्टा बनाएगी, एस्चुरी नहीं बनाएगी। तो ऑप्शन 2 इज करेक्ट। अब इन दो ऑप्शन से ये आइडिया लगा सकते हो कि पहला कह रहा है गलत है, और अब इसमें देखोगे तो पहला ठीक है। तो जहां जहां वन दिखे उसको क्या कर दो? काट दो। जहां जहां वन दिखे उसको क्या करो? काट दो। ऑप्शन सी या डी में से कोई एक करेक्ट होगा। ऑप्शन सी और डी दोनों में ही 2 करेक्ट है, यानी सेकंड स्टेटमेंट आपको चेक ही नहीं करना था। अब सारी कहानी किससे पता चलेगी? थर्ड स्टेटमेंट से पता चलेगी। थर्ड कह रहा है तीस्ता रिवर इज द ट्रिब्यूटरी ऑफ गंगा रिवर। बिल्कुल गलत बात है। तीस्ता किसकी ट्रिब्यूटरी है? ब्रह्मपुत्र की ट्रिब्यूटरी है तीस्ता। ठीक है, आपका जो सिक्किम में
सबसे हाईएस्ट अल्टीट्यूड लेक है सोलामू लेक, वहां से निकलती है तीस्ता रिवर, और ये गंगा की नहीं, किसकी, ब्रह्मपुत्र की ट्रिब्यूटरी है। तो थर्ड स्टेटमेंट इज रॉन्ग। थर्ड स्टेटमेंट रॉन्ग है तो सी ऑप्शन भी नहीं हो सकता। क्या बचा, करेक्ट आंसर इज डी। ठीक है, करेक्ट आंसर इज डी। हाँ जी सर, क्वेश्चन नंबर 19 समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? ऐसे वाले क्वेश्चन में एलिमिनेशन करा जाता है कि जैसे आपको इतना पता चल गया कि पहला ऑप्शन गलत है, तो जहां जहां पहला दिखे उसे काट दो। अब सी और डी में से कोई एक सही होगा, तो सी और डी में से चेक करो। सी और डी में से इतना आइडिया लग गया कि दूसरा तो सही है ही है, तो दूसरा आपको चेक ही नहीं करना, डायरेक्ट तीसरा चेक करना। एलिमिनेशन में आपको सारे चेक ही नहीं करने होते हैं, ठीक है। तो करेक्ट आंसर इज डी। क्वेश्चन नंबर 20, सोलामू इज द हाईएस्ट अल्टीट्यूड लेक लोकेटेड इन अरुणाचल प्रदेश। जस्ट अभी मैंने बताया सोलामू लेक हाईएस्ट अल्टीट्यूड लेक ऑफ इंडिया इज लोकेटेड इन सिक्किम, नॉट इन अरुणाचल। ठीक है, कहां पर लोकेटेड है, सिक्किम। तो यानी पहला स्टेटमेंट क्या हो गया, गलत हो गया। तो ऑप्शन ए नहीं हो सकता, ऑप्शन सी नहीं हो सकता। दूसरा, लोकतक लेक जो कि इंडिया का फ्लोटिंग नेशनल पार्क भी कहा जाता है, वो कहां पर लोकेटेड है, फुमदीस के लिए फेमस है, ये कहां पर लोकेटेड है, बिल्कुल लोकतक लेक कहां पर लोकेटेड है, मणिपुर में लोकेटेड है। तो ऑप्शन बी सही है। ठीक है, सेकंड ऑप्शन करेक्ट है, तो यानी डी नहीं हो सकता, करेक्ट आंसर इज बी। ठीक है, सोलामू इज द हाईएस्ट अल्टीट्यूड लेक, ये आपको कहाँ मिलेगा, ये सोलामू मिलेगा आपको सिक्किम में, और लोकतक लेक मिलेगा मणिपुर में, बिल्कुल। ठीक है, ये जो आपकी जितनी भी वीडियो लेक्चर्स होते जा रहे हैं वन बाय वन, ये सब आपका कहाँ पर अपलोड होते जा रहे हैं, ये सब आपका यूट्यूब में अपलोड होते जा रहे हैं। ठीक है, ऑलरेडी जो लेक्चर्स हो गए सब यूट्यूब में अपलोड हो गए। फुमदीस कहते हैं आइलैंड्स को, ठीक है। लोकतक लेक में अगर आप देखोगे छोटे छोटे फ्लोटिंग आइलैंड्स हैं, छोटे छोटे आइलैंड्स देखने को मिलते हैं, उनको हम कहते हैं फुमदीस, लोकतक लेक में। चलो जी, क्वेश्चन नंबर 21 पे आते हैं। हु बिल्ड द फेमस चार मीनार ऑफ हैदराबाद। हैदराबाद की चार मीनार किसने बनवाई थी, औरंगजेब ने, नादिर शाह ने, मोहम्मद कुली कुतुब शाह ने, या फिर कृष्ण देव राय ने। कृष्ण देव राय याद रखना, ये विजयनगर एम्पायर के सबसे तगड़े राजा थे, ये बाबर के टाइम पे थे। अब बाबर ने अपनी ऑटोबायोग्राफी तुजुक बाबरी में भी कृष्ण देव राय की तारीफ की है। हैदराबाद में ये जो आपका चार मीनार है, ये चार मीनार है, ये किसने बनवाई थी, मोहम्मद कुली कुतुब शाह। कुतुब शाही डायनेस्टी थी हैदराबाद वाले इलाके में, ये वाला जो इलाका था 1518 से 1687, इस टाइम पे एक गोलकुंडा नाम से सल्तनत थी, गोलकुंडा सल्तनत या कह लो कुतुब शाही डायनेस्टी। ठीक है, तो ये मेनली जो शिया मुस्लिम से उनसे बिलोंग करते, उनकी डायनेस्टी थी। तो सुल्तान कुली कुतुबुल मुल्क ने ये 1518 में ये डायनेस्टी क्रिएट की थी। फिर 1687 में ये डायनेस्टी किसने खत्म कर दी, औरंगजेब की आर्मी आर्मी ने। क्योंकि गोलकोंडा पहले एक मतलब एक ऑटोनोमस एम्पायर था अंडर मुगल्स, मतलब ये इंडिपेंडेंट थे बट ट्रिब्यूट किसको भेजते थे, मुगल्स को भेजते थे। लेकिन गोलकोंडा वालों ने क्या करा, ट्रिब्यूट भेजना औरंगजेब को बंद कर दिया, पैसा देते नहीं थे, कहते थे हमारे पास पैसा नहीं है, पैसा नहीं है। तो औरंगजेब ने उन पर रेड करके एनेक्स कर लिया, उन्होंने कहा ये इलाका हमारा है, कैसे पैसा नहीं है। ठीक है, तो ये गोलकोंडा सल्तनत में जो कुली कुतुब शाह थे उन्होंने बनवाया था आपका हैदराबाद की चार मीनार। आज के टाइम पे हैदराबाद किसकी कैपिटल है, आज के टाइम पे हैदराबाद
इज द कैपिटल ऑफ तेलंगाना। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 22, हु वाज फेमसली नोन एज द तूती ए हिंदुस्तान। तूती का मतलब होता है नाइटिंगेल, तूती मतलब नाइटिंगेल ऑफ इंडिया, तूती का मतलब होता है नाइटिंगेल। तो हु वाज फेमसली नोन एज द तूती ए हिंदुस्तान, किसे कहते थे सर? उतबी, नक्शबंदी, अमीर खुसरो या फिर तहस्तान सेन? हाँ जी, तूतीय हिंदुस्तान कहा जाता था अमीर खुसरो को। अमीर खुसरो कोर्ट पोइट थे आपका, जो बलबन के बाद जो कैकाबात आया था उसके कोर्ट में थे, है ना। फिर उसके बाद ये जलालुद्दीन खिलजी के भी कोर्ट में रहे, फिर आपका अलाउद्दीन खिलजी के भी कोर्ट में रहे। तो उनके रिगार्डिंग उन्होंने काफी कुछ लिखा। दिल्ली में जो सूफी सेंट हैं हजरत निजामुद्दीन, उनके ये स्टूडेंट रहे हैं। इनका जन्म कहाँ पर होता है ये भी कभी कभी पूछ लेता है। तो यूपी में एक कासगंज जिला है, उसमें पतियाली नाम की एक जगह, पातियाली में इनका जन्म हुआ था। ठीक है, इनके जो फादर थे वो टर्क थे और मदर इनकी इंडियन थी। ठीक है, तो उनके ये बेटे थे, पतियाली कासगंज में इनका जन्म हुआ था, ध्यान रखना। अमीर खुसरो, हाँ, तूती हिंदुस्तान कहा जाता था, पैरट ऑफ इंडिया भी कह देते थे। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाओ, क्वेश्चन नंबर 23, who was the monarch of Britain at the time of commencement of the Government of India Act 1858? जब गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1858 आया तो उस टाइम ब्रिटेन का मोनार्क कौन था? ठीक है, 1857 में आपका रिवोल्ट हुआ, उसके बाद रिवोल्ट को सप्रेस किया गया, सप्रेस करने के बाद ईस्ट इंडिया कंपनी को अबॉलिश कर दिया गया और एक नया कानून से एस्टैब्लिश होता है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1858। ये कानून के जरिए हम भारतीय ऑफिशियल कॉलोनी बन गए थे ब्रिटेन की। पहले तो ईस्ट इंडिया कंपनी इनडायरेक्ट रूल कर रही थी हम पे, बट बाद में इस कानून से हम ब्रिटेन की ऑफिशियल कॉलोनी बन गए थे। तो जब 1858 का गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट आया तो हम क्वीन विक्टोरिया के अंडर आ चुके थे। ठीक है, तो उस टाइम आपका जो मोनार्क था वो कौन थी? वो थी सर आपका क्वीन विक्टोरिया। वेल, moving to the next question, question number 24, when was the government of India act 1858 passed by the parliament of the United Kingdom? यानी ये सब कानून भारत के होते थे, बट ये पास कहाँ पर हो रहे होते थे? यूके की पार्लियामेंट में, क्योंकि वहां से हम रूल हो रहे थे। ठीक है, तो वहां की पार्लियामेंट ने गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1858 बनाया था। तो उसने एग्जैक्ट डेट पूछ लिया एग्जामिनर ने। वैसे एग्जाम में पूछे जाए चांसेस कम है, बट फिर भी कुछ एक्स्ट्रा क्वेश्चन तो हमें करने पड़ेंगे। तो व्हेन वाज द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट पास बाय द पार्लियामेंट ऑफ द यूके? याद है सर किसी को कब पास किया था? इट वाज पास्ड ऑन अगस्त टू 1858। ठीक है, अगस्त टू 1858, ध्यान रखना। ठीक है, उस टाइम इंडिया में वाइसरॉय कौन था? लॉर्ड कैनिंग था। ठीक है, लॉर्ड कैनिंग पहले गवर्नर जनरल होते थे, फिर उसके बाद 1858 में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट पास होने की बाद से जो गवर्नर जनरल था वो क्या बन जाएगा? आपका वाइसरॉय बन जाएगा। ठीक है, तो एटीएम पिन को अपना ऐसा सेट करो ना, जैसे एक एक बैंक का एटीएम पिन सेट कर दो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1858 के नाम से, एक को सेट कर दो 1909 से, पिन ही इस तरह से एडजस्ट कर दो आप। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 25, व्हाई साइमन कमीशन वाज एस्टैब्लिश्ड? साइमन कमीशन बनाने का पर्पस क्या था? गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1858 आया, फिर उसके बाद उसमें कुछ चेंजेस करेगा इंडियन काउंसिल एक्ट 1861, जहां से इंडियंस की एंट्री स्टार्ट हुई थी इन द, जो वाइसरॉय की दो काउंसिल होती थी, एक एग्जीक्यूटिव काउंसिल
जो एडमिनिस्ट्रेशन करती थी, एक होती थी लेजिस्लेटिव काउंसिल जो कानून बनाती थी। तो वाइसरॉय की जो लेजिस्लेटिव काउंसिल थी उसमें इंडियंस की एंट्री स्टार्ट हुई थी। ठीक है, 3 इंडियंस पहली बार पहुंचे थे 1861 में, महाराजा ऑफ बनारस, है ना, और राजा ऑफ बनारस, महाराजा ऑफ पटियाला और सर दिनकर राव, ये 3 लोग लेजिस्लेटिव काउंसिल पहुंचे। फिर 1892 में रिफॉर्म किए, कुछ और इंडियंस को अलाउ किया। ठीक है, फिर 1909 में ये लोग कुछ रिफॉर्म लेके आए जिनको मॉर्ले मिंटो रिफॉर्म्स कहते हैं। उसमें इन्होंने सेपरेट मुस्लिम इलेक्टोरेट की व्यवस्था की। फिर ये लोग गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919 लाए जिसे मॉन्टेग शेमफोर्ड रिफॉर्म्स कहते हैं। तो वो जो सेपरेट इलेक्टोरेट पहले सिर्फ मुस्लिम्स के लिए था, अब सिख्स और क्रिश्चियंस और एंग्लो इंडियंस के लिए भी एक्सटेंड कर दिया गया था। तो जब गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919 आया तो उसमें इंडियंस से बहुत सारी चीजें प्रॉमिस की गई थी, क्योंकि 1914 से 1918 आपका वर्ल्ड वॉर 1 चला, तो उसमें इंडियंस ने इन्हें सपोर्ट किया। उसमें इन्होंने बहुत कुछ प्रॉमिस किया था कि हम आपको ऑटोनॉमी देंगे, प्रोविंसेस को ऑटोनॉमी देंगे, लेकिन ऐसा उन्होंने कुछ किया नहीं 1919 में। उसकी जगह रॉलेट एक्ट ले आए। तो इस वजह से काफी अफरा तफरी मच गई थी 1919 के बाद। इन गांधी जी नॉन कॉपरेशन मूवमेंट लाएंगे, फिर आपका रेवोल्यूशनरी मूवमेंट्स भी स्टार्ट हो गई थी। तो 1999 1919 में अपने वादे से मुकरने पर ब्रिटिशर्स को बहुत मार झेलनी पड़ी थी। तो उस वजह से उन्होंने कहा अब हम इसमें कुछ रिफॉर्म करना चाहते हैं। तो उस रिफॉर्म के लिए उन्होंने एक कमीशन बुलाया, तो वो था आपका साइमन कमीशन। ठीक है, तो साइमन कमीशन किस लिए बुलाया गया था? टू इंक्वायर इनटू द वर्किंग ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919 एंड टू सजेस्ट फर्दर रिफॉर्म्स इन द सिस्टम ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन। लेकिन साइमन कमीशन के साथ दिक्कत ये थी कि साइमन कमीशन में एक भी इंडियन नहीं था। अब ये उस तरह की बात हो गई कि सर मान लो आपके अरुणाचल के लिए कोई कानून बनाने के लिए कोई टीम आए और उसमें सारे मेंबर कहाँ से आ जाएं, सारे मेंबर गुजरात से आ जाएं, तो क्या अरुणाचल के लोगों को ये अच्छा लगेगा कि उनके लिए कानून कौन बनाने आ रहा है? गुजरात वाले आ रहे हैं। ऐसे इंडियंस को बुरा लगा था कि भाई कानून तुम हमारे हिंदुस्तान का बना रहे हो, उसमें चलो सारे नहीं तो कुछ तो इंडियंस को इंक्लूड करो। एक भी इंडियन इंक्लूड नहीं था इसमें। इस वजह से इंडियंस ने इसके अगेंस्ट बहुत हैवी प्रोटेस्ट किया था, जिसके बाद मोतीलाल नेहरू ने एक रिपोर्ट भी निकाली थी, नेहरू रिपोर्ट 1928। ठीक है, तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919 आने का जो वो साइमन कमीशन आने का जो पर्पस था, वो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919 में रिफॉर्म करने के लिए था। ठीक है सर, तो दैट वाज द पर्पस ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919। हाँ जी सर, यहाँ तक चीजें समझ में आ रही हैं? अगर यहाँ तक चीजें क्लियर है तो प्लीज एक बार गिव मी ए थम्स अप। हाँ जी। फिर इसके आगे की कहानी सर हम लोग फिर अगली क्लास में करते हैं। आगे क्वेश्चन फिर हम लोग और लेके आएंगे और क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। पर्पस यही है कि ज्यादा से ज्यादा टॉपिक कवर हो जाए और आपको भी रियलाइजेशन हो जाए कि हाँ आप किस टॉपिक में अच्छा कर रहे हो, किस टॉपिक में लैग कर रहे हो। तो जहां पर भी आपको दिख जाए कि हाँ चलो मेरे को ना डैम से याद नहीं है, तो एक बार आपने जाके डैम रिवाइज कर लिए। आपको लगा कि यार मेरा ना मिडिवल इंडिया वाला पार्ट थोड़ा सा लैक हो रहा है, उसको रिवाइज कर लिया। ठीक है, तो जो भी पार्ट आपको यहाँ से लगता जाए कि हाँ ये मिस हो रहा है, उसको आप जाके रिवाइज करते जाओ। ठीक है सर, उम्मीद करते हैं एक बेहतरीन एग्जाम आप दोगे। जरूरी नहीं कि जंग जीती जाए, जरूरी है कि जंग लड़ी कैसे है ना। तो जब आप एग्जाम देने जाओ तो एग्जाम से पहले भले ही आपको अभी रियलाइज हुआ हो, लेकिन अभी भी जितना टाइम दे सकते हो, जब एग्जाम देने जाओ तो लगे कि हाँ पिछले कुछ महीने, पिछले कुछ हफ्ते, पिछले कुछ घंटे मैंने जबरदस्त मेहनत की और वो जबरदस्त मेहनत उन 3 घंटों में झलकानी है आपको। ठीक है, तो चलिए आने वाले एग्जाम के लिए आपको बेस्ट ऑफ लक विश करते हैं। मिलते हैं फिर सर अगली क्लास में। टिल देन गुड बाय, हैव अ नाइस डे।